हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सेट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सेट है आपका वो सभी DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, PRT, TGT, LDC, लेखपाल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेट है हमारा वो 2017 DSSB ग्रेड 3 एग्ज़ाम का सेट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है तो उसके रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लाइसोसोम जो है उसको आत्महत्या की थैली, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है उसके रूप में जाना जाता है। तो कोशिका से ये तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। इससे पहले जो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कोशिका से, प्रीवियस सेट में आप पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जबकि राइबोसोम का भी पूछ लिया गया है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं राइबोसोम को। तो ये दोनों चीज़ आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोशिका से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस सेट में आप देख सकते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसके रूप में जाना जाता है, लाइसोसोम को। यहाँ से इसका आंसर भी आप पढ़ लेना एक बार, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यहाँ कुछ इस तरह लाइसोसोम की खोज के बारे में दिया गया है, तो ये ज़रूर याद कर लेना। दुबे ने की थी इसकी खोज। और जो अन्य खोज हैं वो भी हम आपके लिए जल्दी ही लाएंगे, इस वीडियो में ला नहीं पाए उसके लिए सॉरी। अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खोज है वो आपके लिए ज़रूर ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर किया जाएगा विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो तैयार और प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ से आपको एक इंडेक्स देखने को मिला है और हो सकता है इससे आगे एक रैंकिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुपर टेट में अक्सर ये पूछ ली जाती है। सुपर टेट में आपका जो हुआ था उसमें 2 बार पूछी गई है रैंकिंग, तो आप यहाँ से देख लेना। तो सबसे पहले जो हमारी रैंकिंग है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यानी कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो UNDP द्वारा जारी की जाती है। और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 131वीं रैंक है, 131वीं रैंक है इंडिया की। और जो फर्स्ट रैंक है वो नॉर्वे की है, नॉर्वे देश की फर्स्ट रैंक है इसमें। ये कौन सा इंडेक्स है ये देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये भी पूछा गया है UNDP द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम आप समझते होंगे, जो प्रेस होती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो इंडिया का स्थान है वो है 142वां स्थान है इंडिया का प्रेस फ्रीडम में। प्रेस मतलब समझते होंगे आप। तो प्रेस फ्रीडम में जो है 142वां स्थान इंडिया का है और फर्स्ट जो है वो नॉर्वे का है। नॉर्वे देख लो आप, उसमें भी आगे था और इसमें भी आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आगे था और यहाँ प्रेस फ्रीडम में भी नॉर्वे फर्स्ट है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यहाँ से पढ़ लेना आप, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसके द्वारा जारी की जाती है। और ये फ्रांस की एक एजेंसी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो इसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट जो नीचे लिखी है रिपोर्ट, इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रिपोर्ट है वो कितनी है, 86वीं रैंक है। फर्स्ट रैंक जो है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क की एक साथ है। फर्स्ट पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं, जबकि इंडिया की रैंक जो है वो 86 रैंक है। और ये जो रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ इंग्लिश में आपको शायद दिक्कत हो रही हो, तो ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल, इंटरनेशनल की स्पेलिंग तो आती होगी, इंटरनेशनल, NATIONL। तो ये जो एजेंसी है ये जर्मनी की एक एजेंसी है, यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, जर्मनी की एक एजेंसी है, GERMANY। तो जर्मनी की जो एजेंसी है उसके द्वारा जारी की जाती है इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इंडिया नहीं, इंडिया की तो रैंक है 86, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट है, इसमें 86वीं रैंक है। अच्छा, करप्शन क्या होता है? करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यहाँ लिख दे रहे हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, ऐसे कैसे लिखते हैं? भ्रष्टाचार बोध, इसको हिंदी में इस तरह लिखते हैं, बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 86वीं रैंक। उसके अलावा नेक्स्ट आती है आपकी हंगर इंडेक्स। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं बस आपको यही लर्न करनी है, क्योंकि रिपोर्ट तो ये बहुत सारी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई हैं वही हम आपके लिए लेके आए हैं। और अगर कोई रिपोर्ट पूछी गई तो इन्हीं में से पूछी जाएगी। और सुपर टेट या फिर आप जूनियर का अगर एडेड टीचर वाला सुपर टेट देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने बता रहे हैं उसी में से आपको देखने को मिलेगी, एक क्वेश्चन वहाँ तो आना ही आना है आपका। और यहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ भी पूछा गया है तो इस बार हो सकता है पूछ लें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट जो है वो इंडिया की रैंक जो है 94th है, और जो फर्स्ट है इसमें बेलारूस का नाम आता है फर्स्ट नंबर पे। हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, यानी कि भूख के बारे में जो पूछते हैं, तो भूख के बारे में जो पूछते हैं हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94 है और फर्स्ट पे बेलारूस है। और ये जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन तो ये याद मत करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कभी नहीं पूछते। बस हंगर इंडेक्स जो है वो 94वीं रैंक है इंडिया की इस बार, और बेलारूस फर्स्ट नंबर पर है। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ORG लिखा है, तो इसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। इसके अलावा ये रिपोर्ट है इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 43वीं रैंक है। तो इंडिया की रैंक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है वो 43वीं है, और इसमें टॉप रैंक जो है फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है। ये IMD द्वारा जारी की जाती है। IMD क्या होता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये स्विट्ज़रलैंड की एक एजेंसी है, इसके द्वारा IMD याद कर लेना, इसके द्वारा जारी की जाती है। तो मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, M से पता लग गया होगा मैनेजमेंट, D से डेवलपमेंट, I से इंटरनेशनल, ऐसे याद कर लेना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्विट्ज़रलैंड द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। और इंडिया की जो रैंक है इसमें 43वीं है। और ये रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की रिपोर्ट है। इसमें टॉप कौन है? सिंगापुर टॉप है। इसके अलावा नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मतलब समझते होगे आप, शांति सूचकांक। तो शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 139वीं रैंक है। फर्स्ट नंबर पे इसमें आइसलैंड का नाम आता है, और ये EIU द्वारा जारी की जाती है। EIU मतलब होता है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट। तो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपको प्रॉब्लम ना हो, यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट। दोस्तों अगर आपको राइटिंग समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो आपको ये ज़रूर देखना है, क्योंकि नीति आयोग का जो अभी सूचकांक आया है एक नया, तो नीति आयोग का भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार समझते होगे, इनोवेशन में जो सूचकांक में फर्स्ट स्टेट है वो कर्नाटक का नाम आया है। और फर्स्ट UT जो होता है, UT मतलब यूनियन टेरिटरी, उसमें दिल्ली का नाम आया है। तो दिल्ली और कर्नाटक, तो यहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ से आप आंसर भी पढ़ सकते हैं इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो ये आपको कुछ रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट थी वो भी हमने करा दी हैं, इस बार हो सकता है एक पूछी जाए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया। तो किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया नदियों को, किस इनमें से, जैसे ये नदी है सोन, महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, ताप्ती। तो इनमें से सबसे पहले किन नदियों को जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, गोदावरी और कृष्णा को सबसे पहले जोड़ा गया है।
तो इसकी लोकेशन आप देख लेना, याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो सबसे ऊपर जो है मुख्य नदियों में वो महानदी है, सबसे ऊपर महानदी बहती है, महानदी। उसके नीचे जो है वो महानदी, उसके नीचे गोदावरी है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं गोदावरी, गोदावरी। गोदावरी के नीचे जो है आपकी वो कृष्णा नदी है, कृष्णा। और सबसे नीचे जो बहती है वो है कावेरी, कावेरी। तो ये आपसे क्रम पूछते हैं, तो क्रम ज़रूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ये तो आपको यहाँ पता लग गया होगा किसको जोड़ा गया है, तो गोदावरी और कृष्णा। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत बनाया था, ऊपर सबसे महानदी गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी। तो ये गोदावरी ये है और कृष्णा ये है, तो गोदावरी और कृष्णा को आपस में जोड़ा गया है, जिससे इसका जो अतिरिक्त पानी है इस नदी में लाया जा सके। तो इससे क्या होगा, जो स्टेट्स में जहाँ प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ क्या मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी रहती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए इन नदियों को सबसे पहले जोड़ा गया है। तो उसमें नाम आता है गोदावरी और कृष्णा नदी का। तो यहाँ से आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं ऊपर, सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफ़र किस युद्ध से संबंधित है। तो मीर जाफ़र की कहानी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र ने किस युद्ध में विश्वासघात किया था। तो मीर जाफ़र जो है उसका नाम प्लासी के युद्ध से संबंधित है। प्लासी के युद्ध में इसने सिराजुद्दौला के, जो बंगाल का नवाब था, उसके साथ इसने धोखा किया था, और इसीलिए इसको क्लाइव का कुत्ता के नाम से भी जाना जाता था। क्लाइव जो है, क्लाइव का कुत्ता के नाम से जाना जाता था ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, क्योंकि क्लाइव का कुत्ता के नाम से मीर जाफ़र को जाना जाता था, इसलिए क्योंकि क्लाइव के साथ मिलकर इसने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफ़र ने। तो सॉल्यूशन भी आप यहाँ से देख लेना एक बार। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ताज़े जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो ताज़े जल की तुलना में अगर समुद्री जल का हिमांक बिंदु पूछा गया है इसमें, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम प्योर वाटर में, जैसे ये वाटर है, इसमें अगर हम अशुद्धियाँ मिला देते हैं, अशुद्धियाँ का मतलब है कोई भी, जैसे नमक या फिर कोई भी चीज़ मिला दी हमने, इसमें पार्टिकल्स मिला दिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अशुद्धियाँ मिला देते हैं हम वाटर में या पानी में, किसी भी चीज़ में, लिक्विड में, तो उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक जो है, क्वथनांक तो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि हिमांक बिंदु जो है वो घट जाता है। हिमांक जो बिंदु है, हिमांक बिंदु वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कहीं भी किसी भी लिक्विड की बात हो रही है, मोस्टली पानी की बात हो रही है, क्वथनांक जो है उसका बढ़ जाता है। अगर अशुद्धियाँ मिल जाएँ तो अशुद्धियाँ में जैसे नमक, चीनी कुछ भी मिला दिया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका हिमांक बिंदु घट जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं रिलेट करके, ताज़े जल की तुलना में समुद्री जल। अब आप यहाँ से जानते हैं ताज़े जल और समुद्री जल में क्या अंतर होता है। जब ताज़े जल जो होता है वो तो प्योर वाटर होता है, लेकिन समुद्री जल जो होता है उसमें आपको पता है नमक, बहुत सारा नमक मिक्स रहता है, तो नमक घुला हुआ रहता है। तो ये कैसा हुआ, प्योर वाटर नहीं है, ये अशुद्धियाँ टाइप की मिला दी गई हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो हिमांक बिंदु कैसा हो जाएगा अशुद्धियाँ मिलाने से, तो आपको अभी बताया था हिमांक बिंदु कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन भी आप पढ़ लेना ये। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में किस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्वेश्चन करंट का था उस समय, 2017 का, तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन प्लेयर का नाम याद रखना है, क्योंकि ये अभी भी बहुत फेमस प्लेयर हैं, सुंदर सिंह गुर्जर। इनका नाम जो आता है वो भाला फेंक में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाला फेंक में इनका नाम आता है, सुंदर सिंह गुर्जर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नाम आपको। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो .avi किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ दिमाग में डाल लेना है कि ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो PRT, TGT, PGT, PRT इनमें नहीं पूछे जाते हैं। इनमें आपके यानी कि टीचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं DSSB के अंतर्गत, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन इसका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है ग्रेड 3 की परीक्षा है, तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन एक आध आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि एक आध नहीं 5 से 6 क्वेश्चन आपको
कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पीआरटी वाले इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पूछा गया है, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके में देखने को मिल जाए। लेकिन वैसे आज तक एक भी सेट में आपके देखने को नहीं मिला है, इसलिए आपको ये चीज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं आप। तो डॉट AVI संबंधित है। ये जो हमारे सेट्स हैं वो दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर के DSSS भी जितने भी लेता है, वो PRT हो या फिर TGT हो या फिर PGT हो, LDC, लेखपाल, जो भी DSSS भी लेता है हम उसी के प्रैक्टिस सेट कराते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ख़त्म होने के बाद हम KVS के सेट्स लाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ बात कर रहे थे फाइल एक्सटेंशन की। फाइल एक्सटेंशन डॉट AVI किससे संबंधित है? तो AVI डॉट AVI की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो, ये याद रख लेना, ऑडियो, V से वीडियो, और I से क्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन आप देख लेना, इंटरलीव्ड। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। तो आप यहाँ से देखते ही समझ जाएंगे, जैसे ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ऑडियो मतलब ऑडियो जिसमें आवाज़ आती है, वीडियो मतलब वीडियो, वीडियो दिखता है। तो यहाँ क्या किससे संबंधित है? ऑडियो तो दिया नहीं है इसमें, तो वीडियो ही होगा, तो वीडियो से संबंधित है ये फाइल एक्सटेंशन डॉट AVI। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन पूछा गया है वो काट देना, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन है, या मैं नहीं देखना है। दोस्तों अगर आप करंट तैयार कर रहे हो तो हमारे चैनल में बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है ये, लेकिन हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू दें तो हमारे चैनल की करंट अफेयर्स आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट है, आपको वहीं से करनी चाहिए। लेकिन आप अगर नहीं करें तो कोई बात नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब आया गया है तो देख ही लें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात चल रही है यहाँ, जिसमें स्लाइड शो किया जाता है, तो उसको देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी, यहाँ सभी स्लाइड्स को देखने के लिए पूछा गया है, तो सभी स्लाइड्स को अगर देखना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, व्यू स्लाइड सॉर्टर। सॉर्टर का नाम ध्यान रखना है, स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड, सभी स्लाइड्स को देखने के लिए व्यू स्लाइड सॉर्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन भी आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ से क्वेश्चन पूछा गया है, छऊ किसका है? तो आपको पता होना चाहिए छऊ जो है वो झारखंड का है। तो इससे संबंधित कुछ और नृत्य जो है वो भी आपको याद रखने हैं। मोस्टली जो नृत्य के क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस सेट में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोक नृत्य पूछे गए हैं, तो लोक नृत्य के बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये सभी आप एक बार देख लेना, तो उससे आपको क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नृत्य का, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है हर सेट्स में। झारखंड के जो नृत्य हैं प्रमुख, वो नटुआ, छऊ, सरहुल, कर्मा है। कैसे ट्रिक से अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एक ट्रिक है, कमर ना छुओ, कमर ना छुओ सर। तो ये चीज़ ट्रिक याद कर लेना, कमर ना छुओ सर। तो कमर से क्या हो जाएगा? कमर से कर्मा, ना से हो जाएगा नटुआ, छुओ, छुओ से छऊ, और सर से सरहुल। तो कमर ना छुओ सर, इससे याद हो जाएगा आपको ये चारों किसके हैं? झारखंड के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कैसे याद रखेंगे? तो मध्य प्रदेश के आपको जो हिंदी के महीनों के नाम होते हैं, चैत्य, फाग या फाल्गुन, तो फागुन या फाग, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा जो महीने के नाम होते हैं, फाग, चैत्य, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। नागालैंड कैसे याद रखना है? तो नागालैंड की एक ट्रिक है, एरे लिमचोंग। तो ये आप याद कर लेना, एरे लिमचोंग। तो इससे आपको ए से पता लग जाएगा, ए से क्या होता है? ए से एमोंग, रे से रेंगमनामा, लिम से लिम, और चोंग से चोंग। तो एरे लिमचोंग किसका है? नागालैंड का। तो इससे आपको याद होगा, ए से एमोंग, रे से रेंगमनामा, लिम से लिम, चोंग से चोंग। तो ये नागालैंड के थे। अरुणाचल प्रदेश के सोलुंग, मोपिन और मुखौटा। तो ये कैसे याद रखेंगे? सोलुंग, मोपिन और मुखौटा। तो इसको याद करने के लिए आप ये देख सकते हैं, इसको याद करने के लिए कि सोले मोटे, सो नहीं रहा है मोटा, तो आप कह रहे हो सोले मोटे। तो यहाँ से सोले से क्या हो जाएगा? सोले से हो जाएगा सोलुंग हो जाएगा सोले से, और मोटे से हो जाएगा आपका मुखौटा।
और मोटसेई मोपिन। तो ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश के इस तरह याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं। MS एक्सेल की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है, भले ही आपका कंप्यूटर हो या नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल की बात चल रही है, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ शुरू होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इज इक्वल टू का साइन होता है, इससे सभी फॉर्मूले MS एक्सेल के शुरू होते हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में जो वनस्पति है उसमें हेलोफाइट्स कौन सी वनस्पति है, तो हेलोफाइट्स जो है वो सुंदरवन है। सुंदरवन को क्यों कहा जाता है वो अभी बता देंगे, आपको पहले यहाँ सॉल्यूशन पढ़ लेना है। भारत के जो गंगा के मैदान यानी कि सुंदरवन क्षेत्र को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव के जो वन पाए जाते हैं वहाँ सुंदरवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं और ये ज्वार भाटे को रोकने का काम करते हैं। हेलोफाइट्स क्यों कहा जाता है इन्हें वनस्पति को, इन वनस्पतियों को यानी कि सुंदरवन को हेलोफाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेलोफाइट्स जो है, हेलो मतलब होता है नमक टाइप का, समझ सकते हैं, नमक नहीं तो हेलो से हेलोजन्स आप समझ सकते हैं, तो हेलोजन्स से संबंधित होता है सुंदरवन या मैंग्रोव, इसलिए इसको हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये दलदली इलाके में पाया जाता है इसलिए इसको हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत कौन सा है, समदाब रेखा दबाव से संबंधित है, सही है। सम वर्षा रेखा वर्षा से संबंधित होना चाहिए। सम ताप रेखा ताप से संबंधित है, ठीक है। आइसो हेलाइन खारापन से संबंधित है। अभी आपको बताया था जो हेलाइन वर्ड आए या हेलोजन वर्ड आए तो वो किससे संबंधित होता है, नमकीन से संबंधित, नमक से संबंधित होता है, यानी कि खारेपन से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, सॉरी ताप ये भी सही है और दाब ये सही है। वर्षा वाला गलत है, क्योंकि वर्षा यहाँ वर्षा से संबंधित होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो सार्वजनिक कार्यों यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें निवेश करेंगे हम, तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी व्यय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, इसको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो पूंजी व्यय और राजस्व व्यय दो चीज़ पूछी जाती हैं अक्सर। तो राजस्व व्यय और पूंजी व्यय होता क्या है, राजस्व सबसे पहले समझते हैं, राजस्व व्यय क्या होता है। तो राजस्व जो व्यय है यानी कि राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप सबसे पहले आपको ये समझना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आते हैं जिसको AIDS के जरिए हम याद रख सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आते हैं अगर इस खर्चे को करते समय हमारी कोई भी एसेट्स ना बने। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स में मतलब होता है संपत्ति। अगर हमारी कोई भी संपत्ति ना बने, मतलब रुपए खर्च करने के बावजूद सरकार की कोई संपत्ति नहीं बन रही है, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं उनको राजस्व व्यय कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ऐसे खर्चे सरकार के जिसमें सरकार की कोई भी परिसंपत्तियां निर्मित ना हो, तो उसको कहते हैं राजस्व व्यय। परिसंपत्तियां यानी कि एसेट्स नहीं बन रही हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे कि सरकार अगर कोई काम करती है, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, हमने एक फार्मूला बताया है AIDS, एड्स करके आपको याद रखना है। तो एड्स पे जो भी खर्चे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, राजस्व व्यय। ए से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार को बनाए रखने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पुलिस को अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो सरकार का क्या एसेट्स निर्माण हो रहे हैं, सरकार की कोई संपत्ति निर्मित हो रही है, नहीं, ऐसी कोई भी ऐसे ए से असिस्टेंस भी होता है, अगर वो असिस्टेंस स्टेट को दे रही है कोई, या फिर कोई सहायता स्टेट को दी है सेंटर ने, तो उसके लिए कोई एसेट का निर्माण यानी कि कोई संपत्ति निर्मित नहीं हो रही है। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम किसी को ब्याज पे, किसी बाहर से फॉरेन से विदेश से कोई ऋण लाए हैं और उस पर हमने इंटरेस्ट, आई से होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज अगर हम अदा कर रहे हैं तो हमारे असेट्स तो कोई भी निर्मित नहीं हो रही हैं, यानी कि कोई संपत्तियां निर्मित नहीं हो रही हैं, बल्कि ब्याज जा रहा है, तो इससे भी हमारा कोई भी एसेट निर्मित नहीं हो रही है, ना इससे
डी से होता है डिफेंस। अगर डिफेंस में खर्चा करते हैं, रक्षा पर कोई खर्चा करते हैं, कोई हथियार लाते हैं, तो उससे भी हमारी कोई संपत्ति निर्मित नहीं हो रही है, तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, राजस्व व्यय में आ जाएगी। ऐसे होगा सब्सिडी। अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है सरकार से, तो सरकार की कोई भी एसेट निर्मित नहीं हो रही है, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी सरकार के अंतर्गत जो एसेट है वो निर्मित नहीं हो रही है, इसलिए ये भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा राजस्व व्यय क्या होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सार्वजनिक कार्यों जैसे पीएसयूज़ का निर्माण करती है सरकार, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर पीएसयूज़ का निर्माण करती है तो उसके लिए भवन का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ एसेट्स निर्मित हो रही हैं, एसेट मतलब परिसंपत्तियाँ या संपत्तियाँ निर्मित हो रही हैं। जैसे अगर बैंक की बिल्डिंग बनाई सरकार ने, तो सरकार का जो बिल्डिंग होगी वो कम से कम असेट के रूप में अपने आप सरकार को मिलेगी कि नहीं। तो इसीलिए ये जो खर्चा है पीएसयूज़ पर, बैंक जो सार्वजनिक कार्यों में जो खर्चा होता है वो पूंजी व्यय में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन पढ़ लेना एक बार, सॉल्यूशन इसका, पूंजी व्यय क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विंडो 8 के लिए पूछा है, ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो साइकिल फॉरवर्ड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ किसके लिए किया जाता है, साइकिल फॉरवर्ड के लिए किया जाता है। यहाँ से सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। तो साइकिल फॉरवर्ड के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ किया जाता है, साइकिल फॉरवर्ड के लिए विंडो 8 में, ओपन विंडो में। 16th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वर्ड की बात हो रही है, CTRL प्लस यानी कि कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग जो है वो कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड पर मूव करने के लिए किया जाता है। सपोज़ कोई आप वर्ड लिख रहे हो एंड द, तो कर्सर जैसे यहाँ है तो वो यहाँ आ जाएगा अगले वर्ड पर, अगर आप CTRL प्लस राइट दबाते हैं तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। कर्सर को दाईं और अगले वर्ड पर मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, CTRL प्लस राइट का। यहाँ से इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट है NSDL का फुल फॉर्म पूछा है। NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप याद कर लेना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहाँ से इसका आप सॉल्यूशन भी देख लेना एक बार। तो ये क्या होता है NSDL, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ दी है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL कहते हैं। और ये मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ डिपॉजिट होती हैं किसके रूप में, ई प्रतिभूतियों के भंडार के रूप में, ई रिसिप्ट्स के रूप में यहाँ जो है वो डिपॉजिट होती हैं रिसिप्ट। 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ, मुंबई में, ये मुंबई के में स्थित है। 1996 में स्थापना हुई थी और इसमें ई रिसिप्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ को भंडारित किया जाता है यहाँ। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंप्यूटर का है, तो आप यहाँ से देख लेना। MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन दोबारा आ गया। पावर पॉइंट में फास्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो फास्ट स्लाइड के लिए, फास्ट स्लाइड अगर ऐसे मूव कर रही हैं दूसरी से तीसरी, तो उसको फास्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो, अच्छा यहाँ से सॉल्यूशन पढ़ लेना सबसे पहले। उसके बाद 19th क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, अभी के देख लेते हैं मंत्री। तो ये कुछ कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आप एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि आप ऐसे याद करना कि नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो आप ये मत याद करना अच्छा नरेंद्र मोदी के पास कौन से मंत्रालय हैं, तो ये तो देखना पड़ेगा। शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय होता है एक, तो परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग यानी कि अंतरिक्ष विभाग होता है, लोक शिकायत और पेंशन विभाग होता है। तो ये दोनों याद कर लेना। उसके अलावा आपको बोलना होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगर ऐसे बोलेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी राजनाथ सिंह का नाम बोलो तो आपको केवल राजनाथ सिंह नहीं बोलना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलना है। तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका एक रिद्म बन जाएगा कि राजनाथ सिंह के साथ अपने आप ही आपका रक्षा मंत्री निकलेगा। तो इससे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा
रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आप इसके लिए याद कर सकते हैं क्योंकि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा मंत्रालय एक ही जो मिनिस्टर है उसके पास है, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो यही संभाल रही हैं। कॉरपोरेट मंत्री भी हैं ये। विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, विदेश मंत्री तक हो गया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो गया। उसके बाद आता है हमारा सड़क एवं परिवहन, सड़क मंत्री आप याद कर सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। अच्छा, गड्ढे, सड़क में गड्ढे होते हैं अक्सर, तो गडकरी ऐसे याद कर लेना। तो सड़क मंत्री कौन है? गडकरी। उसके अलावा एमएसएमई का मंत्रालय, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, एमएसएमई जिसे बोलते हैं। तो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, तो ये एमएसएमई का मंत्री वो भी गडकरी है, नितिन गडकरी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय सदानंद गौड़ा। उपभोक्ता मामले पीयूष गोयल। अच्छा, पीयूष गोयल का नाम इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं ये पीयूष गोयल, अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्हें सौंपा गया है पीयूष गोयल। अब अभी कौन सा मंत्रालय इनके पास है तो वो आगे भी देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पीयूष गोयल के पास जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में, यानी कि और अतिरिक्त मिनिस्ट्रीज़ को दी गई हैं पीयूष गोयल को। वैसे कौन कौन सी दी गई हैं? उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ग्रामीण विकास यानी कि पंचायत, ग्रामीण विकास पंचायती राज, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। नेक्स्ट, कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। कानून मंत्री आपको बोलना होगा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, अच्छा इसको सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? आईटी मिनिस्टर। आईटी मिनिस्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी अलग होता है और सूचना प्रसार मंत्री अलग होता है। तो सूचना को प्रसार करना वो अलग चीज़ है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये अलग चीज़ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है, आईटी मिनिस्ट्री जो है, वो रविशंकर प्रसाद के पास है। और इसके अलावा कानून मंत्री भी रविशंकर प्रसाद हैं। खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर हम देख चुके, कृषि मंत्री भी हैं और कृषि में खाद्य भी आ जाता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी हैं। नेक्स्ट जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो है थावरचंद गहलोत के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, ऐसे बोलना है आपको, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। इनका नाम ने ज़्यादा फेमस रहा है इन दोनों, तो ये याद कर लेना ज़रूर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास या कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो महिला है तो ये महिला मंत्री होंगी स्मृति ईरानी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है हर्षवर्धन। हर्ष मतलब खुश रहते हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तो हर्षवर्धन स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय। और विज्ञान और तकनीकी पृथ्वी विज्ञान, तो विज्ञान भी इनके पास में है, हर्षवर्धन के पास में। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जो है, प्रकाश की तरह अपनी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना फैलाते हैं। तो सूचना और प्रसार मंत्री भी कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। सूचना फैलाना इनका काम है, सूचना एवं प्रसार मंत्री जो है वो जावड़ेकर हैं। पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर हैं। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। रेल मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हैं वो एक्चुअली रेल मंत्री हैं। और अतिरिक्त प्रभार आप ऊपर देख चुके हैं, अतिरिक्त प्रभार इन्हें कौन कौन से मिले हैं वो ऊपर हम देख चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अच्छा, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं जो मुस्लिम करके हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन ऊपर जो पढ़ा था यहाँ मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जनजातीय है, ये अलग से याद रखना, जनजातीय के अर्जुन मुंडा है, जबकि अल्पसंख्यक के आपने पढ़ लिए मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अल्पसंख्यक के मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है संसदीय मामलों, कोयला और खान, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेना, प्रहलाद जोशी कौन है? संसदीय मामले के जो मंत्री होते हैं, और कोयला खान मंत्री। फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, याद मत करना। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। ऊपर से
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री जो हैं वो कौन है? गिरिराज सिंह। तो ये देख लेना एक बार, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य जो भी चीज़ें हैं वो गिरिराज सिंह है। अच्छा, गजेंद्र सिंह, गज कौन होता है? हाथी। हाथी सूंड से पानी फेंकता है, तो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है जिसमें पूछ लेना, हाल ही में दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो दिल्ली के जो औरंगजेब रोड का नाम जो है, औरंगजेब रोड है दिल्ली में, उसका नाम जो है वो क्या बदल कर किया गया था? अब्दुल कलाम रोड किया गया था। ये उस समय को क्वेश्चन है, अभी तो बहुत दिन हो गए इसको चेंज हुए। तो औरंगजेब रोड का नाम क्या हुआ है? अब्दुल कलाम रोड। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है इसी सेट के बचे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।